हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगी। सो सब कुछ छोड़ छाड़ के नोट्स लेके कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए। तो आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, द टॉपिक विल बी एरिया वेक्टर। अब देखो, एरिया जो होती है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर सुनी होगी यहाँ पे, ठीक है। आप क्या कहते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट होते हैं, सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो हर जो भी क्वांटिटी होती है हमारी, जब एरिया किसी भी सरफेस का कैलकुलेट करना होता है तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बट फिजिक्स में हमें कहीं कहीं प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बनाना होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत डीपली समझना, तब आपको तुरंत ऐसे चुटकियों में समझ आएगी कि क्या बोला जा रहा है। एरिया वेक्टर टॉपिक पढ़ना है। और एरिया वेक्टर का मतलब क्या है कि एरिया, पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है। एरिया के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। पर काफ़ी क्वेश्चंस में हमें एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करवाना पड़ता है, नेसेसिटी होती है। तो डेट इज़ वाई हम क्या करते हैं ना कि वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं। एक स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए उसमें क्या चीज़ जोड़नी पड़ेगी, डायरेक्शन जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा उस स्केलर क्वांटिटी के बाद, सिर्फ डायरेक्शन और चाहिए होगी। So, area is a scalar quantity, but in some of the problem it is convenient to treat it as vector quantity। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करो, जैसे डेल्टा एस। ठीक है, अब ये डेल्टा एस ना सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एस के लिए मैंने एरिया डिनोट कर रखा है। आप ए से भी डिनोट कर सकते हो, काफ़ी बुक्स में एस एल रोडा फिजिक्स या फिर आपकी प्रदीप फंडामेंटल हो गई, तो उसमें आपको डेल्टा ए से भी मिल जाएगा। तो नोटेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नोटेशन डेल्टा एस का मतलब हो गया आपका कि ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी बता रही है, सरफेस एरिया ही है। तो सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है किसके बराबर, एन कैप डेल्टा एस। सो ये जो डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस हो गया। अब देखो, इसके ऊपर मैंने बार नहीं लगाया, इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था या एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना था, तो एरिया का फॉर्मूला लगा के मेरे को मैग्नीट्यूड मिलेगा, और उस मैग्नीट्यूड को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा एन वेक्टर से। जो एन वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, जो उसकी डायरेक्शन के आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है। जैसे लेट अस से ये शीट है मेरे पास, ठीक है, ये आपको शीट दिख रही है। अगर इस शीट का मुझे एरिया कैलकुलेट करना होगा तो ये रेक्टेंगुलर शीट है, जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से जो एरिया निकल के आएगा इस शीट का, A4 साइज पेपर है ये आपके सामने A4 साइज पेपर है। अब इसका मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ से एरिया निकाल दूंगा तो एरिया वो स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको वेक्टर बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसी सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो सरफेस है आपका, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर, मान लो अगर ये प्लेन है, ठीक है, तो ऐसे करके जो पेन है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर है, या फिर नीचे से पेन ऊपर की तरफ आएगा परपेंडिकुलर। तो जो एन वेक्टर होता है ना, हमेशा ध्यान रखना अपने सरफेस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, आइदर इन इनवर्ड डायरेक्शन और इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कि अगर ये रहा A4 साइज पेपर, इसको बनाना है वेक्टर क्वांटिटी। मैं बार बार इस चीज़ों पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बच्चे रट लेते हैं, समझते नहीं है, और फिजिक्स समझने की चीज़ होती है। ये A4 साइज शीट है, इसका एरिया निकाल लूंगा तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है। उस एरिया को जब मैं शीट को आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर एक एन वेक्टर ले लिया जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, और वो डायरेक्शन जो एन वेक्टर की होगी ना, वो हमेशा इस प्लेन के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर तो ऊपर भी 90 डिग्री बनेगा, नीचे से डालूंगा तो भी 90 डिग्री बनेगा। तो आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है, ऊपर से नीचे भी जा सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है। सो डेल्टा एस जो होगा वो एन कैप डेल्टा एस होता है, और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश कीजिए। जैसे एरिया है यहाँ पर, एरिया डेल्टा एस, तो मान लो ये स्क्वायर कोई भी शीट है, ये इसका एरिया था डेल्टा एस, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके मैंने एन कैप इसके परपेंडिकुलर। ये 2D फिगर है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, इसलिए मैंने आपको एक्चुअल कागज से दिखा दिया कि ये रही शीट, और शीट के ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर। वैसे ये आपका कोई भी लेमिना है, लेमिना मतलब एक परफेक्ट बॉडी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी बॉडी शेप है। एरिया हो गया डेल्टा एस, तो अगर इसका एरिया डेल्टा एस है तो इस एरिया के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एन नॉर्मल वेक्टर इसका होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स में एरिया वेक्टर का रोल होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या, कोई भी पूछता है तो सीधा हम एक चीज देते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया या क्रॉसिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलरली। हमेशा ध्यान रखना कि फ्लक्स का पता कैसे चलता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से क्रॉस कर रही है। अगर मान लो ये मेरे पास शीट है, या ये कोई भी सरफेस है, या ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, और इससे सामने से काटती हुई, बीच में से चीरती हुई कितनी लाइंस निकल जाएंगी, क्रॉस करती हुई चली जाएंगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है किसी एरिया को परपेंडिकुलरली। जैसे कि ये आपको एक फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये डेल्टा एस हो गया एरिया।
ठीक है, अब ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है और इस सरफेस के इधर से ये मान लो सरफेस रखा हुआ है और सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटती हुई जा रही है, सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटती हुई जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो काट रही है वो परपेंडिकुलरली काट रही है ना, ऐसे करते हुए इसके आर पार निकल जाएगी, ऐसे करते हुए इसके आर पार निकल जाएगी। तो ये आपका डेल्टा एस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर थी और आपको एक और चीज पता है, वो बात ये है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल वेक्टर भी है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर भी है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि ई और एन इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल हो गए। ध्यान से देखिए, ये रहा सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इसका नॉर्मल वेक्टर रहता है, ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। और हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ये भी परपेंडिकुलरली जा रही है। सो फ्लक्स आपकी वही लाइनें बनाएंगी जो परपेंडिकुलर जा रही है उस सरफेस से, अदरवाइज वो अदर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का काम नहीं करेगा। सो ई और एन के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एन इज अ नॉर्मल वेक्टर विच इज पैरेलल टू ई, ये ध्यान रख लेना, ये नोट कर लेना। यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल वेक्टर जो है वो पैरेलल है ई के, आपको दिख रहा है एन और ई पैरेलल है, बट डेल्टा एस इज परपेंडिकुलर टू बोथ एन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो डेल्टा एस है, जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस के तो दोनों ही परपेंडिकुलर है। मान लो ये रहा आपका सरफेस, ठीक है, इस तरीके से ये सरफेस है, इससे ऊपर की तरफ ही निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नीचे से आ रही है, ऊपर से निकल जा रही है, और इसके ऐसे ही परपेंडिकुलरली ही इसका आपका नॉर्मल वेक्टर है। सो नॉर्मल वेक्टर ही परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे जा रही है, तो उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही होंगी। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है डायग्राम, जैसे मान लो अभी थोड़ा सा मैंने टिल्ट करके रख दिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टिल्ट करके रखा है, ध्यान देना जरा, यहाँ पर टिल्ट करके रख दिया। अब क्या हो रहा है कि अब टेढ़ा करके रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। मैंने ई वेक्टर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा एन वेक्टर, कोई भी सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। अगर एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो जो एन कैप, जो एन यूनिट वेक्टर जो होगा, जो डायरेक्शन बताता है, वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये रहा आपका सरफेस और ये एन कैप बन गया सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी। अब एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ बार बार जो मैं बोल रहा हूं, कोई भी आती जाती इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करती। ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो उस सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही कंपोनेंट आपको फ्लक्स बनाने में मदद करेगा। जैसे कि ई ऐसे ऐसे जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ई इस तरीके से ये जा रहा था, ठीक है, एन वेक्टर ऐसे निकला तो इसके बीच का एंगल थीटा था, तो मैंने थीटा मान लिया, तो ई हो गया, ये थीटा है, तो ई है थीटा है, तो थीटा के साथ वाला ई कॉस थीटा का कंपोनेंट हो गया, और ई कॉस थीटा का परपेंडिकुलर नीचे वाला ई साइन थीटा का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब ई साइन थीटा ही हो गया, ई कॉस थीटा, तो डेल्टा एस इज परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल वेक्टर एन। तो डेल्टा, अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अगर बात करूं तो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फ्लक्स बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ई कॉस थीटा करेगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एन होगा उसी ही डायरेक्शन में आपका ई कॉस थीटा होता है, या तो 0 डिग्री एंगल पे होगा, या तो 180 पर होगा, या तो पैरेलल होगा, या तो एंटी पैरेलल होगा। ई साइन थीटा का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रहा सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर था एन वेक्टर, और इसी सरफेस के परपेंडिकुलर, डेफिनेशन में देखो परपेंडिकुलर बोल रहा है कि इसी सरफेस के परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली जाएंगी। तो जब एन वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ई का कौन सा कॉम्पोनेंट जा रहा है? ई कॉस थीटा जा रहा है, ई साइन थीटा नहीं जा रहा। सो इस केस में डेल्टा एस इज परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल वेक्टर, बट एन वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर विद ई। एन वेक्टर और ई परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा कि एन जो है ई के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज मेकिंग सब एंगल थीटा। ई और एन जो है और जो थीटा गया, ई जो गया, वो किसी थीटा एंगल पे गए हैं। तो ये इस चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि ये फॉर्मूला क्या होता है इसका। इट इज डिफाइंड एज, ये फाई है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, और जब डॉट प्रोडक्ट दो खुलते हैं तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा आता है ए डॉट बी का। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट जो हो गई इसकी आप सॉल्व कर सकते हो। आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, एफ बराबर जो क्यू ई आपका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, डेल्टा एस आपका एरिया होगा मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा जो होगा ये आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। सो अब कुछ केसेस, वेन ई इज नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट, जब ई जो होगा आपका नॉर्मल होगा किसका? एरिया एलिमेंट के, ठीक है। अब नॉर्मल होगा एरिया एलिमेंट के, मतलब कि एरिया एलिमेंट मतलब डेल्टा एस। ये एरिया एलिमेंट से एक चीज समझना, डेल्टा
एस। तो अगर आपका डेल्टा एस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में और एन वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा, 0 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? एक ही चीज मैंने आपको बताई है बार बार यहाँ पर कि कंफ्यूज मत हो कि थीटा कौन सा एंगल है। थीटा होता है एन और ई के बीच का एंगल। हमेशा ध्यान रहना, ई डी एस कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, तो जो थीटा होता है वो ई और एन के बीच का एंगल होता है। तो अगर ये रहा सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर चली गई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें, और मुझे क्या पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाती है एन वेक्टर, तो एन वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो ये होता है एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट से कंफ्यूज मत होना कि एरिया एलिमेंट क्या है। सो एरिया एलिमेंट डेल्टा एस होता है। तो अगर ई नॉर्मल है एरिया एलिमेंट डेल्टा एस के, और डेल्टा एस के नॉर्मल एक और चीज भी होगी, क्या, उसका एन वेक्टर। सो एन और ई के बीच में थीटा होगा 0। तो थीटा जो माना जाता है वो एन वेक्टर, एन जो यूनिट वेक्टर है, और ई के बीच में लिया जाता है when E is along the area element। अब बोल रहा है E और एरिया एलिमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो क्या होगा, मतलब कि अगर डेल्टा एस की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन दोनों की अगर सेम डायरेक्शन हो जाएगी, सो डेल्टा एस का जो एन वेक्टर होगा जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, उस परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ ई का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मान लो ये आपका एक सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, ये सीधा, और इसी सीधे में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो इस तरीके से चली जा रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं जा रही, सीधी सीधी चली जा रही है। और हमें क्या पता है, इस नॉर्मल, ये जो आपका सरफेस था, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करना, ये आपका सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही थी इस तरीके से, तो ये सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो कॉस थीटा नॉर्मल और ई के बीच का एंगल होता है, तो नॉर्मल और ई के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक। सो अगर आपका ई और मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका सरफेस एरिया है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, पर नॉर्मल वेक्टर तो उसके परपेंडिकुलर रहेगा एरिया के, और थीटा एंगल बताता है एन और ई का, तो कॉस थीटा 90 हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाएगा। उसी के साथ साथ जब आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू जैसी मैं फॉर्मूले में डालूंगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आपका फ्लक्स नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज़, जैसे मैंने आपको पीछे भी डिस्कस करी थी, अगर मान लो ये कोई भी आपका एक स्क्वायर बॉक्स है, इसका मुझे फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, अब देखो ये परपेंडिकुलर नहीं जा रही, पर मुझे पता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, ऐसे जा रही हैं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एन वेक्टर ऊपर लग रहा है, थीटा ऐसे लग रहा है, तो ई के दो कंपोनेंट तोड़ लिए, ई के साथ थीटा हो गया, ई कॉस थीटा ऊपर की तरफ, ई साइन थीटा इधर। सो ई कॉस थीटा इज द ओनली कंपोनेंट विच इज नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। सो इस डेल्टा एस एलिमेंट के परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये तो अलोंग हो गया, इसी के साथ ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये हुआ ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, तो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही सिर्फ डेल्टा एस के परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई कॉस थीटा डेल्टा है, जिसे हम ई डॉट डी एस लिखते हैं, नो रोल ऑफ ई साइन थीटा कंपोनेंट, टेक ओनली कंपोनेंट विच इज अलोंग द नॉर्मल वेक्टर, जो नॉर्मल के अलोंग होगा और डेल्टा एस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ वही वेक्टर हमें इसमें लेना है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दो इस पे। ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, स्क्वायर है तो चारों साइडें बराबर हो गई, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, एन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, एंड सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में बना रखा है। सो थीटा एंगल किसके बीच का होता है, एन का और ई का, तो एन और ई एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस 0, तो ई डॉट ए, मतलब मैंने यहाँ पर एरिया को ए से डिनोट कर दिया डेल्टा एस की जगह, तो ई ए कॉस थीटा, एरिया हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर, तो ई ए स्क्वायर कॉस 0, तो आंसर मेरा ई ए स्क्वायर हो जाएगा। मेरा थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब डेल्टा एस, और उसका नॉर्मल क्या हुआ, ये एन वाला, इस नॉर्मल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो मेरा आंसर आ जाएगा, कैपिटल ए को ए स्क्वायर कैसे लिख लिया, ए मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, तो स्मॉल ए स्क्वायर ये मेरा बन के आ जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मेरा, वही वाला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वाले क्वेश्चन में ये आपको एक डायग्राम दिया है, सर्कुलर शीट दे रखी है, उस सर्कुलर शीट पे से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में कहीं लग रही है। मैंने एक ही कंपोनेंट बनाया, बहुत सारे बना सकते हो ऐसे जाते हुए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये रही शीट,
सरफेस एरिया डेल्टा एस, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि जो सिद्ध बात है, कहते हैं ग्रंथों में लिखी हुई है तो हम मानते हैं, बस वही मान के चलो कि ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, और मैंने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कंट्रीब्यूट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट करेगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। सो भाई कंपोनेंट रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करते हैं तो ये ई हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अच्छा ये 30 हो गया, तो अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ऊपर वाला एंगल 60 हो गया, ठीक है, ये ई है, ये 60 है, तो ऊपर वाला ई कॉस 60 हो जाएगा, ये वाला ई साइन 60 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, नॉर्मल के अलॉन्ग वाला ही तो लेगा। इन 2D फिगर वी कैन कंसिडर एन वेक्टर परपेंडिकुलर आइदर इन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने ऊपर वाला ले लिया ई कॉस थीटा, अब ई कॉस 60 लूंगा क्योंकि ये 30 था, ये 60 था, तो ई कॉस 60, ई एस कॉस 60, एस मतलब वही सरफेस एरिया, ई सरफेस एरिया सर्कुलर शीट बोली गई थी, सर्कुलर शीट बोली गई थी, तो आपका पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, कॉस 60 हो गया हाफ, सो फाई आ जाएगा 1/2 ई पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था और बोला था कि डेल्टा एस के रिस्पेक्ट में एंगल 30 डिग्री है, सो सरफेस के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री था, तो आप एक काम कर सकते थे, इसको कॉस 30 इसको साइन 30 कर देते, फिर भी आप फिर साइन का कंपोनेंट लिया जाता। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप इसको कॉस 30 लेते, मान लो आप ये 30 डिग्री के साथ ट्रीट कर रहे हो सवाल को, क्योंकि सिर्फ एक तरीका नहीं होता सवाल करने का, ये ई है, ये 30 है, तो ये ई कॉस 30 हो जाता है, ये ई साइन 30, पर आपको लेना कौन सा होता है, जो नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, जो ऊपर नॉर्मल के साथ, तो तब ई साइन 30 आता, ई साइन 30 भी लिखते तो यहाँ पर 1/2 ही आता आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 3D शेप का। 3D शेप में हमेशा ध्यान रखना जो नॉर्मल वेक्टर बनता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बनता है, ये एक डायरेक्शन में, आपका इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, सिर्फ बाहर बाहर की तरफ बनेगा। 3 केसेस, ये क्वेश्चन एक बार आपका ट्रिपल ई में भी आया हुआ था कि नेट फ्लक्स जीरो होने की कंडीशंस क्या क्या होती है, तो मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे कि नेट फ्लक्स विल ऑलवेज बी जीरो इफ एंड ओनली इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज नहीं हो रही है, ना तो वो एक्स एक्सिस पे डिपेंड करे, ना वाई पे, ना जेड पे, मतलब ना आई कैप पे, ना जे कैप पे, ना के कैप पे, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सरफेस मस्ट बी 3D होना चाहिए। नो चार्ज इनसाइड द शेप, उस शेप के अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो नेट फ्लक्स जो होगा वो आपका हमेशा जीरो आ जाएगा। डायग्राम में देखते हैं नेक्स्ट, जैसे ये देख लो, एक ये क्यूब बनाया, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कंसिडर अ क्यूब एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग अ पॉजिटिव एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर प्लस ई की तरफ, मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने बना दिया पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। फाइंड टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है। 6 फेस होते हैं क्यूब में, आपको पता होगा, 1 2 3 4, ये तो हो गया आजू बाजू ऊपर नीचे का हो गया। एक फ्रंट फेस हो गया 5, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, और 6th फेस हो गया ये पीछे वाला, जो पीछे की तरफ होगा। डाइस होती है ना, डाइस, लूडो खेल रहे हो आजकल आप बहुत, तो डाइस में भी देखा होगा आपने, 4 फेस ऊपर नीचे दाएं बाएं, और 5वां फेस सामने वाला, छठा ये। तो अब यहाँ पे निकालते हैं, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले फेस के थ्रू, इस वाले फेस के थ्रू, मैं जो कॉर्नर वाला है इसके थ्रू मैं निकाल रहा हूँ। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। 3D फिगर है, 3D फिगर में हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ ही निकलेगा, तो देखो इस वाले सरफेस एरिया के लिए, इस वाली साइड के लिए बाहर ये साइड नहीं होगी, क्योंकि ये तो अंदर जा रहा है, ये तो क्यूब अंदर घुस जाएगा, सो एन वेक्टर परपेंडिकुलर ही रहेगा, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट वाली में। ये इसको अकेला देखो, इस एक शीट को, इसके परपेंडिकुलर अगर ये सोलो होता, अगर ये केवल एक शीट होती 2D में, तो एन वेक्टर इधर भी बन सकता था, एन वेक्टर इधर भी बन सकता था सरफेस के परपेंडिकुलर, बट अब ये 3D है, सो अब राइट साइड में नहीं बन सकता, क्योंकि हमेशा 3D का रूल है कि आउटवर्ड नॉर्मल जाना चाहिए, तो मैंने इस फिगर के बाहर की तरफ निकाल दिया, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ से निकाल दिया। अब देखो ई इधर है, नॉर्मल इधर है, एंगल हो गया cos 180, फ्लक्स का फॉर्मूला ए cos 180, ए मतलब वही जो डेल्टा एस हम लेते थे सरफेस एरिया, सो ई ए cos 180 -1, ए एरिया कितना हो गया आपका इसका, ए क्यूब हो जाएगा, क्या कहते हैं वो तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया का इसमें फॉर्मूला लगाना है इसी शीट के लिए, तो ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेट फ्लक्स थ्रू इसी सरफेस के लिए हमें निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वैसे ही सारे फेसिस पे निकाल लेंगे हम फटाफट से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 के अलॉन्ग निकालना है। अब देखो 2 ये वाला फेज है, सिर्फ 2 को ऊपर से देखो, ऊपर जा रहा है, अगर ये अकेला होता तो नीचे भी आता, लेकिन 3D फिगर है, नीचे नहीं लूंगा। नीचे क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि वो इनवर्ड हो जाएगा, और 3D शेप के लिए हमेशा आउटवर्ड रहना चाहिए नॉर्मल। एन ऐसे है, ई ऐसे है, एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नॉर्मल वेक्टर ऐसे 90 डिग्री, सो ई एस कॉस 90 जीरो सीधा।
थर्ड कौन सा फेस हो गया, ये वाला, थर्ड ये वाला फेस हो गया। अब इस वाले फेस के लिए, थर्ड के लिए बाहर की तरफ क्या नॉर्मल निकलेगा, ये निकलेगा परपेंडिकुलर, ये रहा सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन जा रही है बाहर, ठीक है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे एन बना दिया तो ये 90 डिग्री होगा ना परपेंडिकुलर। सो एक सेम डायरेक्शन हो गई, कॉस हो जाएगा 0, तो ई एस कॉस 0, और इसी सरफेस के लिए एरिया आपका हो जाएगा ई ए स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फोर्थ हो गया नीचे वाला। अब ये वाला सिर्फ सरफेस देखूंगा मैं, अगर स्क्वायर की तरह है ना नीचे वाला, तो अंदर भी बन सकता था परपेंडिकुलर, ऐसी ऊपर डायरेक्शन में और ऐसी नीचे, लेकिन 3D है तो नीचे ही लूंगा क्योंकि इनवर्ड नहीं लेते, आउटवर्ड ही लेते हैं। फिर ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो E4 भी हो जाएगा आपका 0, कॉस 90 एन और ई के बीच में। फिफ्थ और सिक्स तो वैसे ही 0 है, क्यों, फिफ्थ है बाहर की तरफ। अब देखो क्यों फिफ्थ बाहर की तरफ मुंह है ना, बाहर की तरफ मुंह का परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा बाहर की, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री। वैसे सिक्स्थ वाले में भी आउटवर्ड बाहर ऐसे की तरफ ही निकलेगा, मतलब पीछे की तरफ बनेगा, लेकिन बनेगा नॉर्मली, और ई जा रहा है ऐसे, और नॉर्मल जाएगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, नॉर्मल ऐसे जाएगा, तो 90 डिग्री की वजह से 5 और 6 आपका 0। सो नेट फ्लक्स जो मैं टोटल पूरी शीट का निकालना चाहूँ क्यूब का 3D फिगर का, तो सारे फ्लक्सेस को प्लस कर दूंगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6, सबको प्लस करने के बाद आप देखोगे कि कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा 0। और ये प्रूफ करने का एक ही कारण था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 3 कंडीशन में आता है। आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है आपकी 3D होनी चाहिए, जो कि थी, अंदर इसके कोई चार्ज नहीं होना चाहिए था, नहीं है। तीसरा 3D हो गई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि यूनिफॉर्म थी, फिक्स थी, ठीक है, चेंज नहीं हो रही थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट्स में मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग इसको करते चलो। वीडियो आप आधे घंटे की अपने आप बन जाएगी क्योंकि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और एक फ्लो में जब चीज़ें होती है तो वो बेटर होती है, हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आता है गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ का इतना हुआ हमने क्रिएट कर रखा है ना, गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस आएंगी, ये आएंगे वो आएंगी। गॉस लॉ कुछ भी नहीं है। गॉस लॉ सिर्फ ये कहता है कि भाई एक क्लोज्ड सरफेस हो, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, ठीक है, ओवर अ क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब कि गॉस लॉ कहता है जो फाई है आपका, जो फ्लक्स है फाई है, वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, या टोटल चार्ज इनसाइड द आपका जो भी बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो गॉसियन सरफेस, उसके अंदर कितना चार्ज है उसको टाइम्स कर देना, इनटू आंसर आ जाएगा। जैसे कि टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस, अच्छा सरफेस क्लोज होना चाहिए, गॉस लॉ तभी लगेगा, ध्यान रखना। टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज क्यू कंटेनिंग इनसाइड एस, ठीक है। मतलब कि ये जो Q/ε0 आए किस तरीके से, आप पता है ऐसे 1/ε0, ये जो Q है 1/ε0 टाइम्स Q, और ये Q क्या है, जितना भी चार्ज उसके अंदर है। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया कंपोनेंट से डॉट प्लॉट करा दिया, तो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा ही है। और जो ds है ना, ये एक छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए होता है, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट में पता है ना क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट ds एलिमेंट मिलके एक s एरिया बनाते हैं, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। ये सर्कल जो है ना इंटीग्रेशन में, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब पूरी शेप को इंटीग्रेट करना है, e डॉट ds, और क्या होगा 1/ε0 टाइम्स क्यू चार्ज। क्यू कौन सा चार्ज है, जो उस बॉडी के अंदर, जो उस क्लोज सरफेस के अंदर उस वक्त प्रेजेंट होगा। प्रूफ में देखते हैं। अब देखो प्रूफ में ये एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है। अब सेंटर पे एक पॉजिटिव प्लस क्यू बैठा हुआ है, मैं निकाल रहा हूं कि पी पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये प्लस क्यू है। अच्छा प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालता है। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार गो थ्रू कर लेना, पॉजिटिव बाहर निकालता है। तो पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो, ये सरफेस मैंने जो ले रखा है ना, जो शेड कर रखा है, ये सरफेस मैंने अपने आप से डेल्टा एस माना, डी एस माना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ ही जाएगी। इस पी पॉइंट पर बैठ के अगर मैं देखूंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर की तरफ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी तो उससे होगा क्या कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, ये आपको, और नॉर्मल वेक्टर जो होगा, अभी सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर भी एन बाहर की तरफ जाएगा। ये रहा सरफेस, नॉर्मल वेक्टर भी जाएगा बाहर की तरफ, तो नॉर्मल भी बाहर की तरफ है, ई भी बाहर की तरफ है, ये पॉजिटिव है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, ई क्या होता है, KQ/r², एक ही क्यू आता है, तो क्यू की जगह वैल्यू 4/ε0 r², और जो ऊपर आ रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर है जो O से P की डायरेक्शन बता रहा है, O से P ऊपर की तरफ डायरेक्शन हमारी बता रहा है। सो O से P की डायरेक्शन ऊपर की तरफ n वेक्टर जा रही है, r कैप हो गया जो रेडियस
के लिए जो यूनिट वेक्टर कंपोनेंट बता रहा है। अब ds जो होगा ये आपको पीछे हमने एरिया वेक्टर में कर रखा है कि या जब मैं इसे वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करूंगा तो ये n वेक्टर ds हो जाएगा, वेयर n इज अ नॉर्मल कंपोनेंट। n क्या है आपका नॉर्मल कंपोनेंट है। तो e डॉट ds, ठीक है, अभी प्रूफ कर रहा हूं मैं ई डॉट डी एस। तो ई की वैल्यू क्या हो गई क्यू 4πε0, ये रही ई की वैल्यू क्यू 4πε0 आर यूनिट वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा ये आर यूनिट वेक्टर क्यों लगाए, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की आर, ये अभी तक आया नहीं था, हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू ना मैग्नीट्यूड 1 होता है, आपने 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा। सो क्यू बाय 4πε0 आर यूनिट वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर डॉट एन यूनिट वेक्टर डॉट डी एस। अच्छा अब ये कहाँ से आया आप कहोगे एन डॉट डी एस, ई की वैल्यू ये रही, डॉट की जगह डॉट, ds क्या है एन वेक्टर, यही होता है ना कि एक यूनिट वेक्टर जोड़ देना परपेंडिकुलर और ds, तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई एरिया। सो एन वेक्टर डॉट ds आपका ये बन जाएगा। उसके बाद ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 ds बाय आर स्क्वायर, ये सेम वही चीज चल रही है, आर यूनिट वेक्टर एन। अच्छा दो यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है यूनिट मतलब 1, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो आर डॉट एन यूनिट वेक्टर आपका 1 हो गए, ई डॉट डी एस बच गया क्यू बाय 4πε0 डी एस बाय आर स्क्वायर। अच्छा डी एस है तो इसे इंटीग्रेट करूंगा क्लोज सरफेस के लिए। देखो अब क्यों करूंगा इंटीग्रेट, क्योंकि जो डी एस था ना ये बस छोटा सा एलिमेंट था, पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे क्लोज सरफेस के लिए निकल जाएगा वो फॉर्मूला। ds इतना सा पार्ट है इसका छोटा सा, पूरे के लिए करूंगा, पूरा फॉर्मूले के लिए करूंगा तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे सेट, छोटे छोटे ds मिलेंगे मुझे मिला के जो मेरे को s बना के देंगे। सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर ds, इंटीग्रेट करा दोनों तरफ ई डॉट डी एस को क्यू बाय 4πε0 तो ds बाय आर स्क्वायर। अब देखो ds बाय आर स्क्वायर मैंने यहाँ करा तो यहाँ इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रल वही चल रहा है, राइट साइड में क्या हुआ ना जो ds को इंटीग्रेट सारी q बाय 4πε0 आर स्क्वायर ये बाहर आ गया, ds को इंटीग्रेट कर दिया। ds को इंटीग्रेट करूंगा तो s मिल जाएगा जो कि टोटल सरफेस एरिया होगा, और टोटल सरफेस एरिया जो पीछे जो स्फेयर है उसका होता क्या है 4πr स्क्वायर। तो टोटल सर्फेस एरिया ds का हो गया 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर कट गया, बच गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू कहाँ का है टोटल चार्ज। क्यू आपका कौन सा चार्ज है, टोटल चार्ज जो स्फेयर के अंदर उस वक्त मौजूद है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, फॉरवर्ड करके मत देखना नहीं तो टॉपिक मिस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फिजिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है और ये तभी समझ में आएंगी, इसे रटना नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगा कि इसे रट के हो जाएगा, ये 6 बार डेरिवेशन कर लूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। ये ऐसे हो जाना चाहिए कि अगर आप 5वां चैप्टर भी कर रहे हो और पहले चैप्टर में से किसी ने कुछ पूछ लिया तो आपको आना चाहिए कि आप सामने से डिबेट कर सको कि हाँ ये चीज़ें आसान है। अदरवाइज तो कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ डिफिकल्ट है हम इंसानों के लिए। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं दोगे, फिजिक्स आपको धीरे धीरे करते बर्डन लगने लग जाएगी, जो कि एक्चुअली नहीं है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने नोट्स भी दे दिए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए लॉकडाउन के चलते, वो भी चीज़ों को कर सके। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।